ये बात करीब 100 साल पुरानी है। रात्रि के अंधेरे में लगभग 12 बजे मंगरू नाम का एक किसान अपने ही दुनिया में मग्न एक घने जंगल से गुजर रहा था। पर पता नहीं अचानक वो रुक जाता है और इधर उधर देखने के बाद फिर से चलना शुरू करता है। पर इस बार हर कदम पर उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। मंगरू काफी घबरा जाता है। कौन कौन है? सामने आओ। मंगरू को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। मंगरू चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखता है, पर काली अंधेरी रात के सिवाय उसे कुछ और नहीं दिख रहा था। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। मंगरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। डरा सदमा सा मंगरू किसी तरह हिम्मत कर उस काली अंधेरी जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है और धीरे धीरे मंगरू उस अंधेरी जंगल से निकल भी जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। मंगरू इतना बोला ही था कि उसे पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दे रहा था। घने कोहराम के कारण उसे ठीक से दिख नहीं रहा था। मंगरू उस पेड़ के नजदीक जाने लगता है, परंतु जैसे ही उस पेड़ के नजदीक पहुंचा, मंगरू अचंभे में पड़ जाता है। उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक बेहद ही सुंदर स्त्री खड़ी उसे घूर रही थी। मंगरू उसकी सुंदरता में खोते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं एक स्त्री हूँ। मंगरू स्त्री की खूबसूरती में कहीं खो गया। वो उसकी खूबसूरती को देखकर अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वो बस स्त्री को देखे ही जा रहा था। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा, क्या तुम वो सब मुझे ला कर दोगी? हाँ प्रिय, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मंगरू एक बार फिर स्त्री के संबोधन में कहीं खो जाता है। बहुत देर तक इसी तरह स्त्री को निहारने के बाद मंगरू स्त्री की तरफ देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मंगरू की बात सुनकर स्त्री के ओंठों पर रहस्यमय मुस्कान दहल गई। वैसे मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। मंगरू का इतना कहना ही था कि वो स्त्री मंगरू के पास जाकर पूरी तरह लिपट गई और एक तेज हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा के बवंडर में जंगल के माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में मंगरू और वो स्त्री समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई भी नहीं था, बस एक अघोरी के सिवाय, जो एक पेड़ के नीचे काली रात के अंधेरे में एक गोल से घेरे के बीच में बैठे थे। दूसरी तरफ मंगरू उस स्त्री के बाहों में लिपटे हुए दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद मंगरू अपनी आंखें खोलता है, परंतु मंगरू के अपनी बाहों में कोई नहीं दिखाई देता। मंगरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, पर वो उस स्त्री की खूबसूरती मंगरू के पूरे जहन में समा गया था और उसी के ख्वाबों में डूबे अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था। वहीं पास में बरगद के पेड़ के नीचे अघोरी बैठा हुआ था। मंगरू के कदम खुद ब खुद उस अघोरी के तरफ चल दिए। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। मंगरू लड़खड़ाता हुआ उस गोले घेरे में बैठे अघोरी के ऊपर गिर गया। अघोरी गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से में मंगरू को देखकर कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तुमने मेरी वर्षों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ ही देर की और बात थी, मैं वो द्वार खोलने में सफल ही हो गया था।
लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तेरी इसके परिणाम भुगतने होंगे मूर्ख। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतेंगी। मंगरू डर के माने अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, ये बस एक सपना ही था। अब क्या करे भोला, पानी तो बहुत जोर से गिर रही है। हाँ यार चंदू, अब घर कैसे जाएं? मुझे लगता है ये पानी रुकने वाला नहीं है। क्यों? देख नहीं रहे हो कितना घना बादल किया हुआ है। अब भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा, रुकने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चंदू, तुम ठीक कह रहे हो, चलते हैं। भोला और चंदू दोनों पानी में भीगते हुए घर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों राजमहल के करीब पहुंच जाते हैं और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। चंदू, थोड़ा रुक लेते हैं यार, चलते चलते थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा आगे चल के रुकते हैं भोला, इस महल के सामने रुकना खतरों से खाली नहीं है। इतना भी मत डरो चंदू, थोड़ी देर रुकने से मर थोड़ी जाएंगे। भोला का यह शब्द राजमहल को कुछ रास नहीं आई और कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में सोनपुर नामक एक गांव था, जहां के लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण राजमहल का ऐसा दहशत फैला कि पूरे गांव के लोग काफी डरे डरे रहने लगे। और वह दहशत आज भी इस गांव में कायम है। इस गांव में आने या फिर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग था, जंगल के रास्ते। और इसी मार्ग के बीच एक राजमहल भी था। लोगों का कहना था कि यह राजमहल हजारों वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी, यह राजमहल आज भी उसी तरह साफ सुथरा चमकती हुई दिखाई देती है। और आए दिनों में इस मार्ग में अजीबों तरह की घटनाएं घटती रहती है। इसलिए इस गांव में कोई भी अंधेरा होने के बाद इस मार्ग से नहीं जाते थे। गांव वालों के भय के कारण ही यह रास्ता बहुत ही भयानक था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठ उस राजमहल के बारे में बात कर रहे थे। सुनो गांव वालों, आए कुछ दिनों में उस राजमहल के रास्ते काफी तेजी से घटनाएं हो रही है। अगर अब भी हम लोग कुछ नहीं किए तो आए कुछ दिनों में यह गांव शमशान में तब्दील हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं, अब तो कुछ करना ही होगा। पर मुखिया जी, इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान है, मुझे एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला है, जिन्होंने 21 वर्षों तक तपस्या कर तांत्रिक शक्तियों को हासिल किए हैं। मैं आज शाम को ही उनसे मिलने जाऊंगा। सभी गांव वालों इसके लिए तैयार रहेंगे। शाम होते ही मुखिया जी उस तांत्रिक बाबा से मिलने चले जाते हैं। प्रणाम बाबा, कल्याण हो वत्स। कृपा कर हमारी गांव को उस भूतिया राजमहल से छुटकारा दिलाइए बाबा। कृपा कर कुछ कीजिए, अपनी बातों को विस्तार से रखो वत्स। मुखिया जी उस राजमहल और गांव में घट रही सारी घटनाओं के बारे में बाबा को बताने लगते हैं। ये काफी गंभीर समस्या लगती है। उस राजमहल को कम मत आंकना, और वैसे भी इस समस्या का कारण तुम्हारे पूर्वज ही हैं। मेरे पूर्वज? ऐसा क्या हुआ था बाबा? अभी ये सब जानने का समय नहीं है। और उस राजमहल में जिसका भी साया है, उसको ना ही बंदी बनाया जा सकता है
और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस रोकना ही एकमात्र समाधान है। अगले पूर्णिमा की रात को उस राजमहल में एक पूजा करनी होगी और एक बकरे की बलि देनी होगी। तभी तुम्हारा गांव उस साया से बचा रहेगा। जी बाबा। जाओ और पूजा की तैयारी करो। उसके बाद मुखिया जी पूजा की तैयारी के लिए वहां से चले जाते हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। गांव के सभी लोग उस राजमहल में मौजूद थे और काफी डरे हुए थे। या के माया कवन फला के माया कवन फला के माया कवन फला। सभी गाँव वालों ध्यान से सुनो। हर पूर्णिमा के दिन इसी तरह इस राजमहल में एक बकरी की बलि देनी होगी, नहीं तो इस राजमहल के दामन को लांघकर वो भूतिया गांव में भी घुस सकती है। नहीं बाबा, इस बात को हम लोग काफी ध्यान रखेंगे। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार हर पूर्णिमा की रात को इस राजमहल में एक बकरे की बलि देने जाने लगी। गांव वालों ने नियम बनाया कि गांव के हर एक घर से पारी पारी से पूर्णिमा की रात को राजमहल में बकरी की बलि देनी होगी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात को बूढ़ा व्यक्ति बकरी की बलि देने के लिए राजमहल पहुंचा। लेकिन बकरी की बलि देने वक्त बूढ़ा व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के कारण वहीं पर मौत हो गई और इस पूर्णिमा की रात को बकरी की बलि नहीं चढ़ी, जिसके कारण वह भूतिया राजमहल में कैद रहने के बंधन से मुक्त हो गई। अब वो भूतिया राजमहल के दायरों को लांघकर गांव में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे पूरे गांव को एक शमशान घाट में तब्दील कर देती है। उस बूढ़े इंसान की एक गलती की सजा पूरे गांव को मौत के घाट में उतार दिया।